अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया वीलॉग। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हुकूमत पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 का इतलाक़ कर दिया है और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस हवाले से गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के बाद चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए खासी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अब देखना ये है कि ईद की छुट्टियों के बाद जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथी इन नए क़वानीन को किस तरीके से इतलाक़ करवा पाते हैं, क्योंकि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब तो इन क़वानीन को मानने से ही इनकारी हैं और उन्होंने पहले ही 8 रुकनी बेंच बनाकर इन क़वानीन को मुअत्तल कर दिया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से बहुत से फ़ैसले मौजूद हैं कि आप क़वानीन को ख़त्म कर सकते हैं, उनको मुअत्तल नहीं कर सकते। और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने तो तारीख़ रक़म की है जब उन्होंने नए क़वानीन की इतलाक़ की पैदाइश से पहले ही उसको मुअत्तल कर दिया था। नए क़वानीन के इतलाक़ के बाद चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अब अकेले नया बेंच नहीं बना सकते, बल्कि जिस बेंच की वो इस टाइम सरबराही कर रहे हैं, जो पंजाब इलेक्शन के हवाले से है, वो भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार पा जाता है अगर इन क़वानीन का सुप्रीम कोर्ट में ईद की छुट्टियों के बाद इतलाक़ कर दिया जाता है। अब देखना ये है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस तारिक मसूद साहब की जो 3 रुकनी कमेटी बनी है सीनियर जजेस की इन क़वानीन के तहत, उसमें क्या चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बैठते हैं या उसमें नहीं बैठते। और अगर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ईद के बाद नए बेंचेस बनाते हैं और इन नए क़वानीन को नहीं मानते, तो फिर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथियों का क्या रिएक्शन आएगा? क्या वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बेंचेस को मानेंगे या वो चुप करके बैठ जाएँगे? अगर वो चुप करके बैठ जाते हैं और अपने चैम्बर से वापस नहीं आते, तो वो भी चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग होगा। और अगर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के साथ उनकी कमेटी में नहीं बैठते और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद नए बेंचेस की तश्कील कर देते हैं, तो क्या वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए शर्मिंदगी का बाइस नहीं होगा? अब देखना ये है कि ईद की छुट्टियों के बाद ऊँट किस करवट बैठता है। इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में ये खबर बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही है कि 16 सितंबर 14 मई से पहले भी आ सकता है। अब देखना ये है कि ये खबर किस हद तक सच है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अभी इस खबर में इतनी ज़्यादा सच्चाई नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का इतलाक़ किया है और इसी गेम को आगे चलाते हुए उन्होंने बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फेंक दी है। अब ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथी इन क़वानीन को किस तरीके से इतलाक़ करवा पाते हैं और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो वहाँ पे ताकत है, वो किस तरीके से ख़त्म होती है। अब एक ये खबर भी बहुत दिनों से गर्दिश कर रही है, वो भी मैंने कहा आपको थोड़ा-सा उसके बारे में बता दूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब 27 अप्रैल में समाअत के बाद जो कि 4:30 बजे तक थी, उसमें वहाँ से वापस 4 बजे कराची रवाना हो गए। उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ की गईं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नाराज़गी में कराची रवाना हो गए हैं। मेरा ख़्याल है कि उनमें कोई नाराज़गी नहीं है, वो तीनों एक ही हैं, चाहे वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हों, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हों, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों। अगर ये अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, तो फिर तो गेम ही ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से मेरा ख़्याल है कि इनमें कोई भी लड़ाई वग़ैरह नहीं है, ये महज़ बातें हैं। 4 बजे उन्होंने जाना था, ईद के दिन थे, तो उन्होंने वापस जाना था तो वो चले गए। एक बहुत अहम पॉइंट है जो मैं चाहता था कि वो मैं आपसे डिस्कस करूँ, वो है आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 ये कहता है कि अगर एक काम मुकर्रर मुद्दत में नहीं हो पाता और वो कुछ अरसे के बाद हो जाता है, तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। ये पंजाब इलेक्शन के हवाले से था। तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में पंजाब इलेक्शन के हवाले से समाअत के दौरान जब हुकूमती वकला और अटार्नी जनरल ने आर्टिकल 254 का हवाला दिया, तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि इस आर्टिकल 254 को तो आप पसे पूछती रखते हैं, क्योंकि फिर आप बहाना बना लेंगे कि हम इलेक्शन को आगे कर देते हैं। अब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की दिली ख्वाहिश है कि इलेक्शन जो हैं, चाहे वो पूरे पाकिस्तान में हो या पंजाब में ही सिर्फ इलेक्शन हो, लेकिन वो उनकी रिटायरमेंट से पहले हो जाएँ। जबकि हुकूमत ये चाहती है कि पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो उनकी रिटायरमेंट के बाद हों। जबकि खान साहब भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो पंजाब में हो और वो
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट से पहले हो जाए। अब हुकूमती जमातों और पीटीआई के माबैन जो 26 अप्रैल को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, वो भी सिर्फ़ एक वक्त का ज़य है, वो कामयाब कभी भी नहीं होंगे। इसलिए कोई भी ये ज़हन में ना रखे कि ये कोई मुज़ाकरात कामयाब होने जा रहे हैं, या आसिफ़ अली ज़रदारी साहब पीटीआई से मिले हुए हैं, या आपस में इनकी कोई गेम सेट हो गई है, या इस्टेब्लिशमेंट की पीटीआई से गेम सेट हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हुकूमत कभी भी ये नहीं चाहेगी कि इलेक्शन जो हैं वो सितंबर में हो। वो तो चाहेगी कि इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर को हो। जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक साहब, वो भी अब यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो एक ही दिन होने चाहिए और इसी पर हम मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात में तो इतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं, मुज़ाकरात तो एक ही बात पर ही होने हैं कि वो इलेक्शन की तारीख इन्होंने देनी है सियासी जमातों ने। तो सियासी जमातें तो चाहेंगी कि अक्टूबर में ही हों बशमूल सिराजुल हक साहब के। इसलिए पीटीआई के साथ तो ये मुज़ाकरात कभी भी कामयाब नहीं होंगे, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पहले ही कह चुके हैं कि इलेक्शन जो हैं वो 14 मई को होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना मफाद भी देखना है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो 16 सितंबर से पहले हो जाएं। वो तो चाहते हैं चाहे 1 सितंबर को इलेक्शन हो जाएं, मेरी रिटायरमेंट से पहले पहले होने चाहिए बस। और सूरत जस्टिस काजी फाइज के दौर में नहीं होने चाहिए जब वो चीफ जस्टिस बने। अब हुकूमत के पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात होने हैं उनमें मियां नवाज शरीफ की 3 डिमांड सामने आ रही हैं। एक डिमांड तो उनकी ये है कि उनको पाकिस्तान वापस आने की इजाज़त दी जाए और उनके ऊपर जो ताहियात नाअहली है उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी उनकी जो डिमांड है वो ये है कि पूरे मुल्क में एक साथ 8 अक्टूबर को ही इलेक्शन करवाए जाएं। और तीसरी जो मियां नवाज शरीफ साहब की डिमांड है वो ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं उनके ऊपर फिल फौर अमल दरामद किया जाए, और जो भी उनकी ज़मानतें हो रही हैं वो सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। तो इन डिमांड्स को तो पीटीआई कभी भी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएँ और वो हुकूमत को संभालें और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न हो। अब पीटीआई में अब एक नया मामला सामने आ रहा है कि अब इमरान खान साहब ने पंजाब में 297 उम्मीदवारों को पार्टी टिकट्स अलॉट किए हैं, लेकिन दिलचस्प अमर ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब, हम्माद अज़हर साहब और शहबाज गिल साहब को पंजाब असम्बली के टिकट्स अलॉट नहीं किए गए। और ये सब जितने भी लोग हैं सिवाय शहबाज गिल साहब के, ये सब वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार थे, और खुशफहमी इन्होंने पाली हुई थी दिली दिल में कि हम वज़ीर आला पंजाब होंगे मुस्तकबिल के। लेकिन इन सब के खान साहब ने तोते उड़ा दिए हैं, और इन सब को बहुत ज़्यादा, एक तो इनको शर्मिंदगी हुई है और दूसरा ये कि इनको हैरानगी भी हुई है, क्योंकि इनके जहन में तो ये था कि हमें पार्टी टिकट मांगना भी नहीं पड़ेगा और खान साहब हमें पार्टी टिकट दे भी देंगे। अब पार्टी टिकट्स क्यों नहीं दिए गए, उनकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि क्या वजह है। कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल जा चुके हैं, फवाद चौधरी साहब भी जेल जा चुके हैं, और हम्माद अज़हर साहब भी जेल गए थोड़ी देर, और फिर शहबाज गिल साहब भी जेल जा चुके हैं। तो इमरान खान साहब के जहन में ये है कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो अंडरमाइन हुई है, और इनके इन चारों के जो हैं वो राब्ते वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, और ये मेरी जो अंदर की पार्टी की ख़बरें हैं ये इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचाते हैं। तो असल वजह तो ये है। और जो शहबाज गिल साहब हैं उनके हवाले से भी एक अहम ख़बर ये है कि जो फ़रहत अब्बास साहब हैं इमरान खान साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी, वो आजकल काफ़ी इन हैं और काफ़ी करीबी समझे जाते हैं इमरान खान साहब के। वो एक मुलाकात हुई इमरान खान साहब की, उसमें काफ़ी लोग वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। तो इमरान खान साहब को फ़रहत अब्बास साहब ने पैगाम भेजा कि शहबाज गिल साहब को इस बैठक में से उठाएं, और मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो उसके बाद फ़रहत अब्बास साहब ने इमरान खान साहब से एक ज़रूरी मुलाकात की, और उसके बाद फिर शहबाज गिल साहब भी बेचारे पार्टी टिकट से महरूम हो गए। अब ख़बरें ये हैं कि शहबाज गिल साहब इमरान खान साहब से काफ़ी दूर हो गए हैं, या फिर इमरान खान साहब ने उनको ख़ासा दूर कर दिया है, और आजकल शहबाज गिल साहब अमेरिका में हैं। तो इमरान खान साहब
کا جس پر دل چاہتا ہے اس کو آسمان پر بٹھا دیتے ہیں، اور جس پر دل کرتا ہے اس کو 1 منٹ میں زمین پر پٹک دیتے ہیں۔ تو یہ تو عمران خان صاحب پہلے سے کرتے ہی آئے ہیں، چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہوں یا پھر عبدالعلیم خان صاحب ہوں، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اون چودھری صاحب ہوں۔ ان تینوں کا حشر دیکھنے کے بعد بھی پتہ نہیں جو لیڈرز ہیں ان کے پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو کہ ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہوا، یا اون چودھری صاحب کے ساتھ، یا عبدالعلیم خان صاحب کے ساتھ ہوا، کیونکہ ماضی میں یہ تینوں جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، یہ اے ٹی ایم سمجھے جاتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کون سا پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو بیچارے جن کو خوش فہمیاں تھیں وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی، وہ خوش فہمیاں تو دم توڑ گئی ہیں کیونکہ ان کو ٹکٹ ہی نہیں ملے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی پنجاب میں حکومت آتی ہے تو پھر پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہی ہوں گے، عمران خان صاحب کے من پسند اور بالکل ڈمی وزیر اعلیٰ، اور کیونکہ عمران خان صاحب کو ڈمی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہی سوٹ کرتے ہیں۔ تو لیکن میرا خیال ہے کہ پنجاب میں حکومت ان کی بنے گی نہیں، بلکہ ابھی تو جو ان کی بچی ہوئی تھی آزاد کشمیر میں، وہ بھی ختم کر دی گئی ہے اور بڑے طریقے سے ختم کی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے ابھی پی ٹی آئی کے لیے جو ماحول ہے، سیاسی ماحول ہے، وہ سازگار نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب پی ایم شپ سے اترے ہیں اس وقت سے وہ کہتے آ رہے ہیں کہ اب میں الیکٹیبلز کو ٹکٹ نہیں دوں گا، میں میرٹ پہ فیصلے کروں گا اور میں خود انٹرویوز کروں گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ الیکٹیبلز کی جہاں تک بات ہے تو عمران خان صاحب نے چودھری نذیر احمد جٹ صاحب ہیں، بہت پرانے ایک سیاستدان ہیں، وہ پہلے کاف لیگ میں تھے، وہاں سے ایم این اے بنے سائیکل کے نشان پر، پھر اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں آئے، وہاں سے پھر وہ ایم این اے منتخب ہوئے ضلع وہاڑی، برے والا ضلع وہاڑی سے، پھر اس کے بعد وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، ان کی ڈگری جعلی نکلی، پھر وہ اپنی بیٹی کو لے کے آئے، عائشہ نذیر جٹ ہیں ان کا نام۔ اب عمران خان صاحب نے نذیر احمد جٹ صاحب کی صاحبزادی عائشہ نذیر جٹ صاحبہ کو 232 پی پی 232 سے ٹکٹ الاٹ کیا ہے۔ تو الیکٹیبلز تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ تھے، اور اسی طرح موروثی سیاست کی خان صاحب بہت زیادہ بات کرتے ہیں۔ تو شہباز گل صاحب جو بیچارے جیل کاٹ کے آئے ہیں ان کو تو کچھ نہیں ملا، لیکن انہوں نے اپنے بھانجے حسان نیازی کو فیصل آباد سے ٹکٹ دیا ہے، تو وہ بھی تو ایک موروثی سیاست ہی ہے، انہی کے خاندان کا، انہی کا بھانجا ہے وہ۔ تو اس وجہ سے نہ تو الیکٹیبلز کہیں گئے ہیں اور نہ موروثیت پارٹی میں سے گئی ہے، عمران خان صاحب بھی وہی ہیں جو باقی تمام سیاستدان ہیں، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ٹویٹر کی۔ ٹویٹر پہ جو لیگسی اکاؤنٹ سے بلو ٹکس ریموو ہوئے ہیں، جن میں مریم نواز صاحبہ ہیں، عمران خان صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے منسٹرز ہیں، دنیا کی سیلیبریٹیز ہیں جن کے بلو ٹکس جو ہیں وہ ریموو ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے؟ اس کے پیچھے سٹوری یہ ہے کہ ایلون مسک نے پہلے ہی اناؤنس کیا تھا 1 اپریل کو کہ وہ لیگسی اکاؤنٹ سے بلو ٹکس ریموو کر دیں گے، لیکن پھر اس کے بعد وہ ریموو نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے 20 اپریل کی تاریخ دی تھی کہ 20 اپریل کے بعد جو ہیں جتنے بھی یہ لیگسی اکاؤنٹس ہولڈرز ہیں ان سب کے جو ہیں بلو ٹک تبھی واپس آئیں گے جب یہ فیس جمع کروائیں گے۔ اب پاکستان میں جو فیس ہے وہ پر منتھ جو ہے وہ تقریباً 2500 روپے ہے، اور اینولی جو اگر آپ نے فیس پے کرنی ہے تو وہ تقریباً 25,000 روپے فیس ہے جو آپ کو پے کرنی ہوگی اگر آپ بلو ٹک واپس لینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ٹویٹر بلو سبسکرائب کرنا پڑے گا، جو ان کا ایک نیا پروگرام ہے، اس میں وہ ایڈٹ کا بٹن بھی دیتے ہیں، انڈو کا کرتے ہیں، اور ان کو ٹویٹ کرنے کی بھی زیادہ سے زیادہ سپیس ملتی ہے، لینتھی ویڈیوز ہیں اس کے بیچ میں، تو اور بھی بہت سارے جو فیچرز ہیں جو ان میں ایلون نے دیے ہیں اس ایپ میں۔ تو اس کے اور کوئی سٹوری نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا کوئی پنش کیا گیا ہے کہ بلو ٹک ریموو ہوا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک پروگرام تھا، اسی کو لے کر آگے چلایا جا رہا ہے کہ ٹویٹر بلو کو سبسکرائب کریں گے تو ہی بلو ٹک واپس آئے گا، ورنہ پھر نہیں آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔